हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे विज्ञान के नए पाठ यानी पाठ संख्या 5 के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के बारे में। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर भी यहां से बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बेटा। यानी इन प्रश्न उत्तरों को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इनसे संबंधित जो प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उनके उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। नहीं यकीन आता, पढ़ के देखो एक बार, मुझसे पढ़ के देखो, लास्ट तक टिके रहो बस वीडियो में। मैं आपको कह रहा हूं ना, ये पार्ट पूरा आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को करते करते। हाँ, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। हाँ, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि वो प्रश्न उत्तर बेटा जो मैं हाईलाइट करूंगा ना, उनको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में वहीं से मतलब कह सकते हो पूरा का पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है, उसमें से भी आ सकता है, और कॉपी करके डायरेक्ट का डायरेक्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, चांसेस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा पहले प्रश्न से ही। लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पहला प्रश्न होता है ना किसी भी मतलब चैप्टर का, वो रिलेटेड होता है उस चैप्टर के टाइटल से। यानी कि उस चैप्टर का टाइटल क्या है, उस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, उसके ऊपर आधारित होता है पहला प्रश्न। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आप बताओ कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसको समझने से पहले, उत्तर देने से पहले मैं आपको बता दूं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ आकृति में बदलाव आता है। वहीं पर रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, आकृति में बदलाव आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसके बाद भौतिक परिवर्तन में बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि वो नया आकार नहीं मतलब नई कोई वस्तु नहीं बनती है, तो ये रिवर्सिबल होता है। यानी कि जिस अवस्था में था वो दोबारा पुनः उसी अवस्था में आ सकता है। लेकिन रासायनिक पदार्थ में पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता। इसके उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे कि मैंने मान लो पेपर को फोल्ड किया, पेपर को क्या किया बेटा, मैंने मोड़ा और दोबारा उसको सीधा कर दिया, तो ये एक अपने आप में भौतिक परिवर्तन है। वहीं पर अगर मैंने पेपर को जला दिया तो वो अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ गया। चलिए अब इस प्रश्न के उत्तर को देते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, हमने पढ़ा तो था कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विधि है बेटा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने पत्तों में प्रेजेंट क्लोरोफिल की मदद से, सूरज की रोशनी की मदद से और मृदा में उपस्थित मिनरल यानी कि कहीं ना कहीं खनिज लवण की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की विधि एक ऐसी विधि है जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, यानी कि रूपांतरण करती है। अब मैं बोल ही रहा हूं कि प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो भला वो भौतिक परिवर्तन कैसे हो सकता है, वो तो रासायनिक ही होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये रासायनिक हो गया। जल में शक्कर को घोलना, अगर हम जल में शक्कर को घोलते हैं बेटा, तो शक्कर को घोलते टाइम आपने नोटिस किया होगा कुछ नया पदार्थ नहीं बनता। शक्कर मीठा है, अभी भी शक्कर ही रहता है, ऐसा थोड़ी है कि पानी में जाने के बाद वो कुछ नया बना लेता है, कुछ भी नया नहीं बनता। और आप चाहो तो पानी को उबालकर शक्कर दोबारा से प्राप्त कर सकते हो, पुनः प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। कोयले को जलाना, कोयले को जलाओ चाहे पेपर को, चाहे लकड़ी जलाओ या किसी को भी जलाओ, मोमबत्ती तक जला लो, किसी भी चीज का जलना बेटा रासायनिक परिवर्तन ही होता है, बशर्ते वो जलनी चाहिए। अब पता लगे कि भाई आप धातु ले लो और उसको जलाना शुरू कर दो, वो जल ही नहीं रहा, तो उसमें थोड़ी रासायनिक परिवर्तन आएगा। अब मैंने धातु को जलाया, गर्म किया और पिघला कर मैंने उसको पुनः प्राप्त कर लिया, कुछ बदला थोड़ी है उसका, तो वो अभी भी वही चीज है, बस पिघल कर उसकी अवस्था बदल गई, उसका आकार बदल गया, वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। फिलहाल यहां पर कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। मोम का पिघलना, पिघलना, गलना, ये बेटा अपने आप में भौतिक परिवर्तन है, कोई नया पदार्थ तो मिला नहीं, मोम पहले भी था, गलने के बाद भी मोम ही रहा, तो ये अपने आप में भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका नया पतला पत्र बनाना, भैया अभी भी एल्यूमिनियम ही है, वो कुछ बदला थोड़ी है, वो अभी भी एल्यूमिनियम है, धातु ही है और वही धातु है, तो इसीलिए ये भी भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, जो भी कुछ आप खाते हैं बेटा वो आपके शरीर में जाता है और पहले जैसा नहीं बचता है। भोजन का बनना, वो भी पहले जैसा नहीं रह जाता। भोजन कच्चे में देखो आप, कच्चे सामग्री कैसा लगता है और पकने के बाद कैसा लगता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव को हम रासायनिक बदलाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए
अब आता है बेटा हमारे पास प्रश्न संख्या 2। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखो। जैसा आपका मन कर रहा है अपनी भाषा में वैसे लिख सकते हो। लकड़ी के लट्ठे के टुकड़े को काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। भैया लकड़ी को जब आपने काटा तो ऐसा थोड़ी है कि काटते वक्त वो लोहा बन गया या कुछ और। कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ जिससे आप ये कह सके कि वहां पर रासायनिक बदलाव हो रहे हैं। अब कहोगे सर ये तो बता दो रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला बेटा, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, पुनः रिवर्स नहीं हो सकता। किसी भी पदार्थ का जो बनता है बेटा उसके दौरान ऊष्मा निकले या फिर कोई ना कोई गैस निकले, इस प्रकार के कोई बदलाव देखने के लिए मिले तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ये अपने आप में एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहां पर असत्य आ जाएगा और आप लिखेंगे लकड़ी के टुकड़े को काटना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना, अब जो पत्तियां थी वो गल गई, सड़ गई और पत्तियां पहले जैसे रूप में जा नहीं सकती। अब क्योंकि पहले रूप में नहीं जा सकती है वो, तो ये अपने आप में क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। आप इसे भौतिक बोलोगे, नहीं नहीं रासायनिक परिवर्तन है। अब ये कह रहा है कि ये तो भौतिक परिवर्तन है, ये भी गलत बोल रहा है, असत्य। और इसमें आप लिखोगे ये एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट जस्ता, जस्ता यानी कि जिंक। जिंक को जब लोहे के ऊपर लेपित किया जाता है जिससे वो आसानी से जंग ना लगे, तो क्या ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं इसे, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं बेटा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका उत्तर सत्य होगा असत्य। लोहे और जंग एक ही पदार्थ है, बिल्कुल अलग। लोहे से जंग बनता है, जंग लोहा एक समान नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा जब आपके घर पर कबाड़ी वाला आपका कोई लोहे का सामान खरीदने आता है तो ये देखता है उसमें कितना जंग लगा है। जरूरत से ज्यादा जंग लगा हुआ होता है तो उसे पटक पटक कर सारे जंग को झाड़ देता है। ऐसे ही होता है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि वो अलग हैं, सेम तो नहीं है। तो लोहा और जंग दोनों अलग हैं। लोहे का जब रासायनिक परिवर्तन होता है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल के साथ, तब बनता है वो क्या, जंग। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भाप का संघनन, भाप जो था यानी वाष्पीकृत जो हुआ था उसका इकट्ठा होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बात तो सही है, वो एक भौतिक परिवर्तन है। यही आपका उत्तर होगा। ये सब लिखा हुआ है यहां पर, ये आप लिख दोगे। समझ में आ गया? निम्नलिखित, अच्छा हाँ, जिसका प्रश्न मैंने पूछा था ये कहां गया भैया, ये वाला जस्ते वाला। क्या आंसर दिया आप लोगों ने, बताओ क्या आंसर दिया, बताओ। ग आएगा। समझ में आ गया, सत्य है। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो है आपके पास इनमें भरना है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में से प्रवाहित किया जाता है तो डैश के बनने के कारण दूधिया रंग हो जाता है। मैं आपको बता दूं बेटा, चूने का जो पानी होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH ट्वाइस। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसका रंग दूधिया होता है और इसीलिए इसका रंग दूधिया हमें दिखता है। तो यह क्या बनाएगा बेटा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र याद रहता है तो आप CaCO3 लिख सकते हो। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। इसको आप कहते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या आएगा, NaHCO3। रासायनिक सूत्र ये है और रासायनिक नाम है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिख लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अरे लिख लिया, लिखो तो सही, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है ग भाग, ये गलती से इधर ही आ गया, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, क्या कर सकते हो बताओ। विद्युत लेपन विधि है ना, या फिर जिंक की कोटिंग करके उसे कह सकते हो, और दूसरा है बेटा पेंट करके, ग्रीस करके, ऑयल लगाकर। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप बचा सकते हो अपने लोहे को। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और हाँ, इसमें और कह रहा है लगने से बचाया जा सकता है, डैश और डैश, वो तो बता दिया मैंने। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है। कौन से गुणों में परिवर्तन होगा जो भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे, बताओ। मैं नहीं बता रहा भाई, बताओ जल्दी से। कौन से गुणधर्मों में परिवर्तन होगा जिससे कि हम उसका भौतिक परिवर्तन कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। कौन से गुणधर्म,
अरे 3 बार बोल चुका यार मैं। भौतिक गुणधर्म में अगर बदलाव आते हैं तो भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणधर्म में बदलाव आते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है। इतना ही तो है, तो यहां पर भौतिक आ जाएगा। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभी मैंने रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया ना आपको कि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है बेटा जिसमें नया पदार्थ बनता है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो यहां पर वही है, नया पदार्थ बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जब नींबू के रस में खाने के सोडे को मिलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नोट डाउन कर लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। जब नींबू के रस में खाने के सोडे को मिलाते हैं तो बुलबुले बनते हैं, और वो बुलबुले किस गैस के होते हैं वो बताना है, और यह किस प्रकार का परिवर्तन है वो भी बताना है। भाई ये तो पता लग गया कि नींबू में अगर हम नींबू के रस में अगर मिलाएंगे खाने के सोडे को तो जो गैस निकलेगी वो एक अपने आप में परिवर्तन है, बदलाव है। उस गैस को पुनः नहीं मिलाया जा सकता, और यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कैसा परिवर्तन कहलाएगा बेटा? रासायनिक परिवर्तन। ये तो क्लियर हो गया, पर सवाल उठता है कि वो जो बुलबुला है उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो बेटा उसमें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। तो लिखा हुआ है यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका सूत्र होता है Ca2। यह रासायनिक परिवर्तन है नींबू के रस में मौजूद सिट्रिक अम्ल। नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप क्या बोलते हैं? खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसे कहते हैं खाने का सोडा, मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। याद रखना बेटा, बहुत जरूरी है ये प्रश्न। नेक्स्ट कहता है जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। बात तो भाई बिल्कुल सही है। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी अज्ञात या फिर कह सकते हो जो भी आपको ज्ञात है ऐसे प्रक्रम का उदाहरण दीजिए जिसमें दोनों परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मोम का पिघलना। मोम जब पिघल रहा है बेटा तो वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जब मोम को जलाया जाएगा तो वो रासायनिक परिवर्तन है। अब सवाल उठता है कि आपने मोमबत्ती को जलाया है, तो जब आपने नोटिस किया हो कि मोमबत्ती को जलाते हैं तो जलाते वक्त कुछ मोम के जो कण कहते हो या मोम जो होता है वो पिघल कर नीचे गिरता है। तो वो जो मोम पिघल कर नीचे गिर रहा है वो आपका भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जो जल कर वाष्पीकृत हो गया वो मोम दोबारा नहीं आ सकता, तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कहता है कि ये हम कह रहे हैं कि ये देखो मोम का ज्वलन रासायनिक परिवर्तन है। खाद्य पदार्थ का सेवन भी एक ऐसा ही उदाहरण है। जो कुछ भी आप खाते हो बेटा पहले उसे आप मुंह से चबाते हो तो आप उसको काटते हो, छोटे छोटे टुकड़े में बदलते हो, वो एक भौतिक परिवर्तन है। जब वो हमारे पेट में चला जाता है तो उसके ऊपर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसकी वजह से नया पदार्थ तैयार कर लेता है, पच जाता है वो, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बेटा नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ये टीचर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर में से। भाई मेरा तो है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? बहुत ही सरल सा प्रश्न, सरल सा उत्तर। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जब दही जम जाता है बेटा तो उसके स्वाद में फर्क आ जाता है, बदलाव आ जाता है, दही खट्टा हो जाता है। प्लस में बेटा आपने नोटिस किया होगा जब वो बदल रहा होता है तो उसकी अवस्था भी बदल जाती है। दूध पहले क्या था द्रव्य अवस्था में, जब दही बनता है बेटा तो पूरी तरीके से द्रव्य तो नहीं रहता वो। तीसरी बात, दही से दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। चौथी बात, उसकी जो खुशबू होती है दही की वो भी आप अलग महसूस करते हो। तो ये इतने सारे परिवर्तन देखने के लिए मिले, और ये सारे परिवर्तन किस में होते हैं? रासायनिक परिवर्तन में। तो ये कह रहा है कि दही जमी हुई थी, दूध से प्राप्त नहीं किया, मतलब जमी हुई दही से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध और दही के गुण अलग होते हैं, ये गुण रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं और इसलिए दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसके छोटे टुकड़े करने में दोनों भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? भैया जब आपने उसे जलाया तो नई चीजें मिली, लकड़ी जल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, धुआं मिला, ऊष्मा मिली, नई चीजें मिली, और वहीं पर उसको काटने से कोई नई चीज नहीं मिली, उसके सिर्फ और सिर्फ आकृति में, आकार में फर्क आया। वही चीजें यहां पर लिखी है, वही आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपके पास 3 नंबर का प्रश्न, पूरा का पूरा यही आएगा। 3 नंबर का प्रश्न अगर आता है तो पूरा का पूरा प्रश्न संख्या 8 ही आएगा। बहुत सारे बच्चों को जो 9th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं बेटा उनको भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। आपको सर इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या? ये आसान है लेकिन आता नहीं है क्योंकि पता नहीं है। अभी हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप देखना आपको कितने मस्त तरीके से आएगा। कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है बेटा, ध्यान से सुनना, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, ठीक है।
कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कैसे बनता है वो हमें बताना है। हालांकि इसका कलर होता है बेटा नीले रंग का, ब्लू होता है, और इसको नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। इसका क्रिस्टल कैसे बनता है, यानी कि इस प्रोसेस को, इस विधि को बेटा क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर क्रिस्टल के बनने की विधि को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। अब यहां जो क्रिस्टलाइजेशन बन रहा है यानी क्रिस्टल्स बन रहे हैं वो कैसे बनते हैं उसका वर्णन करना है। मैं एक बार पढ़ देता हूं, वैसे पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेना है हमें, और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है, और बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ही बूंदे डालनी है, मतलब 5, 7, 10 बूंदे डालनी है, तनु डालनी है आपको, कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर आप कह सकते हो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, कॉन्सेंट्रेटेड को संतृप्त, संतृप्त काइंड ऑफ नहीं डालना है। वो जल को गर्म करना है, थोड़ा सा गर्म करने पर आपको पता ही है कि कोई भी चीज जल्दी घुल जाती है। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालना है, और निरंतर डालते हुए उसे मिलाते रहना है जिससे कि वो ढंग से घुलता रहे। जैसे कि चीनी की चाशनी बनाते हैं, किसके लिए? अरे देखा है ना, गुलाब जामुन बनाते वक्त या फिर रसगुल्ला बनाते वक्त, वैसे ही, या फिर बेटा जलेबी के रस को बनाते वक्त। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखे जब तक उनमें से कॉपर सल्फेट घोलना मतलब संभव हो, और संभव हो रहा है जब तक घोलते रहो, घोलते रहो, घोलते रहो। जब ऐसी अवस्था आ जाए कि जब घोलना संभव ना हो तब तक आप घोलेंगे, उसके बाद रोक देंगे। विलियन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, गरम गरम में ही छानना पड़ेगा, ठंडा होने के बाद बेटा वो जम जाएगा। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब विलियन ठंडा हो रहा हो तो उसे ना छेड़े, उसे ना छेड़े, यहां पर गलती हो गई, उसे ना छेड़े लिखना है, ना छेड़े, क्योंकि अगर छेड़ दोगे तो फिर क्रिस्टल नहीं बन पाएंगे। छेड़ना नहीं है, कुछ हिला डुला कर या अन्य किसी प्रकार से भी नहीं छेड़ना। कुछ समय बाद आप विलियन को देखेंगे तो आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स वहां पर नीले नीले दिखाई देंगे। समझ में आ गया? तो ऐसे बनाना है। तो क्या लिखना है? पहले कुछ बूंदे आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालनी है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। फिर पानी को गर्म कर लेना, उबाल लेना। उबालने के बाद बेटा उसमें कॉपर सल्फेट के पाउडर को धीरे धीरे डालना है, हिलाते रहना है। जब ऐसी स्टेज आ जाए जब आप और ज्यादा कॉपर सल्फेट को वहां पर ना घोल पाओ तो उसको आप फिल्टर पेपर से छान लोगे निकाल कर। छानने के बाद बेटा उसे अनडिस्टर्ब कुछ देर के लिए छोड़ना है जब तक वो ठंडा ना हो जाए। जैसे ही ठंडा होगा तो आपको कॉपर जो सल्फेट है उसका क्रिस्टल मिल जाएगा। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से हो पाता है। आप सभी को पता है बेटा लोहे के जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो किस वजह से होती है। वायु में प्रेजेंट, वायु में उपस्थित बेटा पानी के यानी जल के कणों के कारण और हवा के कारण, यानी आप कह सकते हो नमी के कारण। अगर हम किसी भी चीज के ऊपर पेंट करते हैं तो उस चीज और नमी के बीच में एक दीवार सी बन जाती है जिससे कि वो चीज नमी से जुड़ नहीं पाता और जंग लगने की विधि रुक जाती है। तो ये कह रहा है कि पेंट की परत लोहे की वस्तु पर मौजूद हो तो उन्हें ऑक्सीजन और जल, जो वायु और जल है यानी नमी है, वो नहीं मिल पाता, जिससे कि जंग लगने की प्रक्रिया धीरे हो जाती है। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्र में की अपेक्षा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लो। एक चैप्टर में 8-10 प्रश्नों में से मैं 2-3 ही बोल रहा हूं तैयार करने के लिए। समझाइए कि रेगिस्तान क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं पर जंग अधिक क्यों लगती है। इसलिए बेटा क्योंकि जो समुद्री इलाके होते हैं बेटा वहां पर वायु में नमी की मात्रा ज्यादा होती है। रेगिस्तान वाले इलाके में बेटा क्योंकि सूखा होता है तो वहां पर वायु में नमी की मात्रा कम होती है। जहां पर नमी की मात्रा ज्यादा होगी बेटा वहां पर क्या होगा भाई, क्या बताना है, क्या होगा वहां पर? जंग ज्यादा तेजी से लगेगा, यही लिखना है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीजन अथवा नमी की कह सकते हो मौजूदगी के कारण होता है, क्योंकि समुद्री क्षेत्रों में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां लोहे की वस्तु में जंग अधिक लगती है एज कंपेयर टू अगर हम रेगिस्तान वाले इलाके की बात करें। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा हमारे प्रश्न संख्या 11 के बारे में। क्या कह रहा है? हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं उस गैस को हम एलपीजी कहते हैं। एलपीजी का मतलब होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर से बाहर आते समय गैस में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। वहां पर गैस संघनित होती है अंदर सिलेंडर के, बाहर आकर स्वतंत्र होती है। क्या कोई वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ? नहीं भैया, वहां पर भौतिक परिवर्तन हुआ। सिर्फ और सिर्फ वो पहले द्रव्य अवस्था में थी सिलेंडर के अंदर, बाहर निकलकर गैसीय अवस्था में हुई, तो वो एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है।
सिलेंडर से बाहर आते ही गैस में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन ए कहलाता है वो। फिर यही गैस जलती है तो परिवर्तन बी। कोई भी चीज जलती है तो भैया वो रासायनिक परिवर्तन है, मैंने बोला तो है आपसे कि वो रासायनिक परिवर्तन है, तो जलते ही वो रासायनिक परिवर्तन। अब कह रहे कि प्रक्रम ए क्या है, भौतिक, प्रक्रम बी क्या है, रासायनिक। ए रासायनिक बोल रहा है, गलत है ये। बी रासायनिक बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है ये। ए प्रक्रम बी प्रक्रम दोनों ही रासायनिक है, गलत है ये। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ख आ सकता है, क्योंकि हमारा बी तो रासायनिक है, ये तो हमें पता है, और ए हमारा भौतिक है, पर ए को सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं, तो इसीलिए हमारा आंसर बी रह जाएगा। नेक्स्ट है आपको अवायवीय। अवायवीय मतलब क्या हो गया, ऐसे जीवाणु बेटा जिनको वायु की जरूरत नहीं होती है, जैविक अवशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके बायोगैस बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछे बायोगैस कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे जैविक खाद्य पदार्थों के अपघटन से बायोगैस बनता है कुछ जीवाणुओं के द्वारा। इसको परिवर्तन ए बोला गया, जो कि अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है। कोई नया पदार्थ बन रहा है, गैस निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, या फिर रोशनी निकल रही है, या फिर बेटा आवाज साउंड वगैरह निकल रही है, तो वो सब अपने आप में क्या है बेटा, रासायनिक परिवर्तन। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, वो परिवर्तन भी है। ये जल रहा है तो भी ये रासायनिक है। इस प्रकार से ए और बी दोनों ही रासायनिक है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर ग आ जाएगा, ए और बी दोनों ही रासायनिक है। हमने ये जो प्रश्न किए बेटा, ये प्रश्न जो हमने तैयार किया, लगभग 20-22 मिनट हमें सभी एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तरों को करने में लग रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि हम इसको डिटेल में समझ रहे हैं, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है हमें। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझसे कुछ पूछना है, तो कमेंट करो, यू आर फ्री टू आस्क। जो भी चीजें मेरे से बन पड़ेगी उनसे मैं आपको सपोर्ट करूंगा, समझाऊंगा अच्छी तरीके से। आप चाहोगे तो मैं आपके लाइव सेशन की क्लासेस भी रखूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, जो भी आप बोलना चाहो। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।